आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है सर। ठीक। देखो, आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टर, यानी एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, प्योर इंडक्टर के बारे में पढ़ना है। सेकंड चीज है, हमने प्योर रजिस्टर पढ़ा था पिछली क्लास में, अब हमें पढ़ना है प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर। तो इंडक्टर वही इंडक्टर कॉइल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंडक्टर। आप इंडक्टर कॉइल को ही बोलते हैं। जो इंडक्टर कॉइल होती है उसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। मान लो हमारे पास एक वायर है, तो वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा। मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, और हमने इसी वायर को अब लपेट दिया और इंडक्टर की फॉर्म में बदल दिया, इंडक्टर की फॉर्म में बदल दिया इस वायर को। तो ध्यान देना, इस वायर का भी रेजिस्टेंस 10 ओम रहेगा, इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस 10 ओम रहेगा। प्योर इंडक्टर का मतलब या आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या है? आइडियल इंडक्टर का मतलब है एक ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस 0 ओम है, यानी उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसका रेजिस्टेंस 0 है, और उसको लपेट के हमने इंडक्टर कॉइल बनाई है। एक ऐसी वायर है जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसका अपना रेजिस्टेंस 0 है, उसको लपेट के एक इंडक्टर कॉइल बनाई है, और इस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या रहेगा? इस इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस रहेगा 0। ठीक है। सिर्फ इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा कंडक्टर है जो परफेक्ट कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये प्योर इंडक्टर हुआ, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होगी, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। इसका क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा एल होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। लेते हैं, यहाँ पे मैं इंडक्टर कॉइल बना देता हूं। ये हम इंडक्टर कॉइल एक बना ले रहे हैं। तो ये मैंने एक इंडक्टर कॉइल बना ली, ये मेरी एक इंडक्टर कॉइल हो गई। ये इंडक्टर कॉइल है। इंडक्टर कॉइल को हम किसी सोर्स से ही तो कनेक्ट करेंगे, तो इंडक्टर कॉइल को मुझे किसी सोर्स से कनेक्ट करना है। प्योर इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, ध्यान देना। प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर का मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस तो होगा इसका, वो 0 नहीं होगा। इंडक्टर कॉइल का रिएक्टेंस होगा, वो 0 नहीं होगा, पर रेजिस्टेंस 0 है। यानी ये एक ऐसे मटेरियल से, वायर से बनी है, ऐसे कंडक्टर से बनी है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है। तो ये प्योर इंडक्टर हुआ। अब इंडक्टर में होता क्या है? अगर इंडक्टर में आप कोई एसी सोर्स से आप इंडक्टर को कनेक्ट करते हो, तो एसी सोर्स क्या होता है हमारा? तो हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा के ये वेव दिखा दी, तो ये कौन सा सोर्स होता है भाई? ये एसी सोर्स होता है। क्या होता है? ये एसी सोर्स होता है। तो ये हमारा एसी सोर्स होता है। तो एसी सोर्स में आपको पता है ये टाइम वेरिंग करंट होता है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, पीरियोडिकली वेरी करता है, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम इंटरवल होता है। तो ये ऐसे वेरी करता है, साइन के फंक्शन के तरीके से वेरी करता है। और ये हमने देखा था, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, ये भी पीक वैल्यू ऑफ करंट है। हर बार ये पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं हम इसको। तो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। और हम इसको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल देते हैं, हम इसको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल देते हैं। तो इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोल देंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, या ये हमारा क्या हो जाएगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, या हम इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोलेंगे। ये आपका टाइम एक्सिस था, और ये आपका करंट एक्सिस यानी करंट के लिए था। तो करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, पीरियोडिकली वेरी कर रहा है। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो एक तरीके से अपना पाथ रिपीट कर रहा है, यानी अपना नेचर रिपीट कर रहा है।
फंक्शन रिपीट कर रहा है, और इसको हम साइन या कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते, तो है तो वेरिएबल करंट वेरी कर रहा है। तो आपको एक चीज पता है, इसके अंदर जैसे ही करंट आएगा तो करंट ग्रो करेगा। इसके अंदर इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट ग्रो करता है, इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट क्या करता है, ग्रो करता है, यानी करंट इंक्रीज करेगा, 0 से I तक होगा। तो करंट को क्या करना है, बट करंट को ग्रो करना है, इंक्रीज करना है। तो आपको पता है इंडक्टर के साथ दिक्कत है कि इंडक्टर जो है वो करंट को ग्रो करने से रोकेगा, अपोज करेगा, यानी इंडक्टर होता है वो चेंज इन करंट का अपोज है। करंट इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हो, करंट चाहे इंक्रीज करना चाहे, चाहे करंट क्या करना चाहे, डिक्रीज करना चाहे, वो करंट के इंक्रीज डिक्रीज का क्या करता है, अपोज करता है। वो करंट के इंक्रीज या डिक्रीज का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसमें करंट ग्रो करना चाह रहा है, तो करंट की ग्रोथ हो रही है, मान लो 0 से I तक करंट सेट होना है। I तक मतलब मान लो सर्किट में जो RMS वैल्यू होती है करंट की, या मान लो सर्किट में जो करंट है 4 एम्पियर का है, कौन सा करंट, RMS करंट, तो करंट ही है। तो एकदम से तो 4 एम्पियर हुआ नहीं होगा, पहले कितना हुआ होगा सर्किट में, या मान लो यहाँ पे हमने की लगा रखी थी, क्या लगा रखी थी, की लगा रखी थी, ये हमारी की थी। तो जब की ऑफ थी, स्विच ऑफ था, तो 0 एम्पियर था। जैसे ही हमने की क्या की जैसे ही हमने ऑन कर दी, तो क्या होगा, करंट ग्रो करेगा, करंट 0 एम्पियर से कितना होगा, इंक्रीज करके मान लो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो समय तो लगा ना इंक्रीज करने में करंट को, तो करंट को इंक्रीज करने में टाइम लगा है, तो करंट को ग्रो करने में क्या लगा है, टाइम लगा है, इंक्रीज करने में करंट को क्या लगा है, टाइम लगा है। ठीक है, तो जब करंट को ग्रो करने के लिए टाइम लगा, जितनी देर के लिए करंट ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर अगर करंट बदलेगा तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इंडक्टर का फ्लक्स बदलेगा। जो इंडक्टर का फ्लक्स है वो इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट पे मैग्नेटिक फील्ड निर्भर करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लक्स निर्भर करता है, यानी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस तरीके से चल रहा है। करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा इंडक्टर में। इंड्यूस ईएमएफ तब कितना होगा, 0 होगा। तब इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है हमारा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो ई होता है हमारा। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, ई होता है। इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ आपका होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये होता है। तो अगर मान लो करंट कांस्टेंट है, मान लिया कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, करंट कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, करंट मान लो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन तो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, बी ए। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप देखो करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, तो बी होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन तो कांस्टेंट ही है, करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो एरिया इंडक्टर का कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 रहेगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इंडक्टर कॉइल में। लेकिन अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, चेंज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस हिसाब से हमने देखा है
कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो इसका मतलब सीधा है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, एल, एल होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इंडक्टर कॉइल का एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। इंडक्टर कॉइल का जो एल है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। अब देखो होता क्या है, अगर आप समझो तो एसी करंट होता है, कैसा करंट होता है? एसी करंट है, ठीक है। और फ्लक्स तो ये रहा, करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा, इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो ईएमएफ इंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ बोलेंगे। तो ये बैक ईएमएफ है, या इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो बैक ईएमएफ बोलो या क्या बोलो? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो। तो बैक ईएमएफ बोलो या क्या बोलो? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो, यही है। तो यानी और करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो भी इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और इस इंड्यूस ईएमएफ को हमने नाम दिया है, इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है करंट चेंज होने की वजह से, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है, किस रेट से करंट चेंज कर रहा है? डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज कर रहा है वही क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कितना होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा ई होता है। इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या होता है? ई होता है। और इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई हमने देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट था, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाया, तो एक कांस्टेंट लगा दिया एल, एल था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी है, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू डाल देंगे, फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? एल आई आ जाएगी। एल जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, आई हमारा करंट है, कितना आ जाएगा? माइनस एल, एल तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, एल तो कांस्टेंट होता है, एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो तो कांस्टेंट होता है, कितना आ जाएगा? डी आई बाई डी टी। तो यानी अगर करंट चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और डी आई बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या होता है? डी आई बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और जो इंड्यूस ईएमएफ इंडक्टर कॉइल में आ जाता है किसकी वजह से? करंट चेंज करने की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से इंडक्टर कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंजलो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी चेंज इन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा, यानी बैक ईएमएफ चेंज इन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसे हम बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, ये चेंज इन मैग्नेटिक चेंज इन करंट का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, सबका ही अपोज करेगा। चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी चेंज इन करंट का अपोज करेगा। क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो लेंज लॉ के हिसाब से चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा। तो फ्लक्स कहेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का भी अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहेगा भाई करंट की वजह से चेंज हो रहा है, तो वो करंट का भी क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ यानी जो हमारा बैक ईएमएफ होता है, इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये भी इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन इंडक्टर कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि ये बैक ईएमएफ करंट को अपोज करेगी, करंट की ग्रोथ का अपोज करेगी। करंट की ग्रोथ का अपोज करेगा कौन? बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ करंट के ग्रोथ का अपोज करेगा तो सोर्स को क्या करना पड़ेगा?
बैक ईएमएफ के अगेंस्ट इक्वल ईएमएफ लगाना पड़ेगा। यानी सोर्स को, करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है वो अपना जो, यानी सोर्स का जो ईएमएफ होना चाहिए वो हमेशा बैक ईएमएफ के इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए और पोलैरिटी में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जो सोर्स का ईएमएफ होगा वो बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, पोलैरिटी में अपोजिट होगा, तभी करंट सर्किट में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए कि भाई मान लो इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 0 से बढ़ा वो 4 एम्पियर हो गया, और ये 4 एम्पियर करंट क्या रहे, सर्किट में मेंटेन रहे। ये 4 एम्पियर करंट हमेशा सर्किट में मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस 4 एम्पियर के करंट को सर्किट में मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये आरएमएस करंट होता है, इसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। वैसे तो करंट हर पल बदलता रहता है, पर इस करंट को क्या बोलते हैं, जो एमीटर करंट मेजर करता है वो आरएमएस करंट होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जिसे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो सोर्स सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स का ईएमएफ हमेशा बैक ईएमएफ के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए पोलैरिटी में। तो to maintain this current in the circuit, the EMF of source should be equal and opposite of back EMF. तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हमारा ये EMF जो सोर्स का है, जो सोर्स का EMF है वो हमेशा जो होगा, यानी EMF ऑफ सोर्स, EMF ऑफ सोर्स, जो सोर्स का EMF है, जो सोर्स का EMF है वो हमेशा बैक EMF के, वो हमेशा बैक ईएमएफ के, वो हमेशा बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, और पोलैरिटी में अपोजिट होना चाहिए। तो पोलैरिटी में अपोजिट होना है। टू मेंटेन द सर्किट, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, द ईएमएफ ऑफ सोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू बैक ईएमएफ, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हो जाएगा, यानी सर्किट में इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट मेंटेन रहे तो सोर्स हमेशा अपना ईएमएफ बैक ईएमएफ के इक्वल रखेगा और पोलैरिटी में अपोजिट रखेगा। तो ईएमएफ जो हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सोर्स, वो क्या होगा, बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल है और पोलैरिटी में अपोजिट है। ये माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट पोलैरिटी में है बैक ईएमएफ, ठीक है। यानी बैक ईएमएफ की जो पोलैरिटी बैक ईएमएफ की होगी उसके अपोजिट पोलैरिटी होगी सोर्स की, या जो पोलैरिटी सोर्स की होगी उसके अपोजिट पोलैरिटी होगी बैक ईएमएफ की। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू डाल देंगे हम, ई की वैल्यू, बैक ईएमएफ की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं, ये रहा हमारा बैक ईएमएफ, ये रहा हमारा बैक ईएमएफ, इसकी वैल्यू डालेंगे। बैक ईएमएफ की ये वैल्यू, हमारी बैक ईएमएफ की वैल्यू है -L/di/dt। ये किसकी वैल्यू है, -L/di/dt। ये किसकी वैल्यू हो गई, बैक ईएमएफ की वैल्यू हो गई। बैक ईएमएफ की इसमें वैल्यू डाल देंगे, कितना आ जाएगा, -L/di/dt, -L/di/dt। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। यानी सोर्स का जो ईएमएफ है वो हमेशा कितना रहेगा, सोर्स का ईएमएफ रहेगा L/di/dt। सोर्स ईएमएफ इसके बराबर रहेगा, सोर्स का ईएमएफ हमेशा इसके बराबर रहेगा। यानी बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन और पोलैरिटी में अपोजिट, और सोर्स का ईएमएफ L/di/dt होना चाहिए। L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, di/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा। अब आगे की चीज देखते हैं बेटा, सोर्स की जो एसी सोर्स है उसकी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई है। कुछ चीजें मैंने बताई थी, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ई नॉट पीक वैल्यू होती है, और ई आरएमएस होता है। 3 वैल्यू होती हैं, ठीक है। और एक और वैल्यू होती है ईएम, मीन वैल्यू होती है। तो देखो कई वैल्यू होती हैं। ईएम होता है मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएम होता है मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आगे पढ़ेंगे। ईआरएमएस होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या इसे वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। तो इसे ईआरएमएस, ईवी या ई इफेक्टिव बोलते हैं। ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ या आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमेशा जो होता है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ
बाय √2 टाइम्स होता है। वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में क्या होता है, √2 टाइम्स होता है। ई नोट क्या होता है, ई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ई नोट जो होता है वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, इसे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं, या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है। और ई हमारा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होता है वो हमेशा होगा किसके, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है किसका, एसी सोर्स का, वो हमेशा बैक ईएमएफ के, वो हमेशा बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, पोलैरिटी में अपोजिट होगा। और बैक ईएमएफ हमारा ई था, और बैक ईएमएफ जो आ रहा था वो हमारा आ रहा था -L/di/dt, और माइनस माइनस प्लस, यानी सोर्स का जो ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, वो कितना होगा, L/di/dt होगा। कितना होगा, L/di/dt होगा। ये सोर्स का इंस्टेंटेनियस वैल्यू सोर्स की जो होती है, हमने देखा था एसी वोल्टेज होगी तो एसी करंट होगा, एसी ही वोल्टेज होती है और एसी ही करंट होता है। तो हम देखते हैं इसमें ऐसे चलता है करंट, ऐसे। तो यही एसी वोल्टेज है, एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। ये भी क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। ये भी क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। ठीक है। और ये क्या होता है भाई, ये ऐसे करंट होता है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। पर यहां मैंने देखो फेज सेम किया है। इंडक्टर के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि फेज सेम नहीं होता। मैंने अभी फेज सेम किया है। फेज सेम जो होता है वो रजिस्टर में होता है, इसमें नहीं होता। इंडक्टर में करंट लैग कर जाता है ईएमएफ से फेज में, लेकिन अभी मैं नहीं दिखा रहा, अभी तो मैंने वैसे ही दिखाया है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। लेकिन इंडक्टर में एक अलग चीज आती है, इंडक्टर में ये साथ साथ रह नहीं पाते, यानी ईएमएफ और करंट साथ साथ ऑसिलेट नहीं कर पाते, साथ साथ वाइब्रेट नहीं कर पाते। इनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है, और करंट लैग कर जाता है ईएमएफ से। तो करंट लैग कर जाता है ईएमएफ से। तो ये इस तरीके से थोड़ा चलता है। फिर अगर इसमें हम देखेंगे इंडक्टर में, ये तो मैंने रजिस्टर का दिखाया है, इंडक्टर में थोड़ा ऐसे चलेगा, वो यहां से शुरू होता है, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, वो लैग कर जाएगा। करंट और ईएमएफ दोनों आपस में क्या कर देंगे बेटा, करंट और ईएमएफ आपस में क्या कर देंगे, लैग कर देंगे। क्या कर देंगे, लैग कर देंगे। यानी करंट जो है वो ईएमएफ से लैग कर जाएगा कितने डिग्री, 90 डिग्री फेज में, बाय फेज। ये फेज डिफरेंस होता है, फाई से डिनोट करते हैं। फेज डिफरेंस हमारा फाई होता है, फाई से डिनोट करते हैं। और करंट लैग कर जाता है किससे, वोल्टेज से, कितना, 90 डिग्री, यानी π/2। ये अभी हम देख लेंगे, यहीं से आएगा ये, अभी तो छोड़ो इसको। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमने देखा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता था E0 sin थीटा। कितना होता था, E0 sin थीटा। ये आपकी होती थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती थी, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू होती थी। E0 आपका पता है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता था, तो E0 पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता था। और sin थीटा, साइन के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि एसी को आप साइन या कॉस के फंक्शन में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल। थीटा कितना होता है, थीटा बाई टी जो होता था वो हमारा क्या होता था, ओमेगा होता था। थीटा बाई टी कितना होता था, वो हमारा ओमेगा होता था। तो थीटा किसके बराबर होता था, ओमेगा टी होता था। थीटा कितना होता था, ओमेगा टी होता था। तो थीटा हमारा जो है वो कितना है, ओमेगा टी है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ गई। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। तो ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। इस हिसाब से हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती थी वो बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल और पोलैरिटी में अपोजिट थी। और बैक ईएमएफ जो होता था वो d∅dt होता था, और फाई हमारा जो होता था, अगर उस हिसाब से हम देखें तो उस हिसाब से देखो, ऐसे समझ लो कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती थी ईएमएफ की, जो ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती थी वो बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड में इक्वल और पोलैरिटी में अपोजिट होती थी। और बैक ईएमएफ जो होता था वो हमारा होता था -d∅dt होता था। और माइनस माइनस क्या है, ये प्लस है। और फाई हमारा जो होता था वो Li होता था, और L हमारा क्या आ जाता था, बाहर आ जाता था। तो ये वैल्यू आ जाती थी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती थी, किसकी, सोर्स की। किसकी, सोर्स की। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है सोर्स की,
वो इसके बराबर ही आएगी अगर मैं दोनों को देखें तो। ठीक है, ये चीज इसी के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसको मैं आगे पीछे तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये E इक्वल टू क्या है, एल डी आई बाई डी टी है। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख दें हम, E लिख दें। क्या लिख दें, E लिख दें, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितना रहेगा ये, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है। यहाँ इसमें वैल्यू डाल दे रहे हैं बेटा, ये वैल्यू डाल दे रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, कितनी आई है ये, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होगी वो आपकी आ जाएगी एल डी आई बाई डी टी। कितना आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, कोई दिक्कत ही नहीं है, एल डी आई बाई डी टी आ गया। तो हम देखो क्या करेंगे अब, तो एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया। एल इसके अपोन में चला जाएगा तो ई नोट बाय क्या हो जाएगा, ई नोट बाय एल हो जाएगा, और डी टी इधर चला जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये आ गया। आप अब क्या करोगे बेटा, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि करंट को तो ग्रो करना है ना। करंट को तो कहां से कहां तक ग्रो है, करंट तो ग्रो कर रहा है, जीरो से कहां तक ग्रो करेगा, आई तक ग्रो करेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे करंट निकालने के लिए, आई निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे फर्दर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। कितना आ जाएगा, डी आई इक्वल टू क्या है, ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। आप इधर भी इंटीग्रेट करोगे, आप इधर भी इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। डी आई का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, आई होता है, यही है। इसमें ई नोट कॉन्स्टेंट है, ई नोट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और एल भी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, वो भी कांस्टेंट है, तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आप इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, साइन ओमेगा टी को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो साइन ओमेगा टी को आप इंटीग्रेट करोगे, तो यानी क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा ई नोट बाय एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन ओमेगा टी का dt के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका ध्यान देना, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है dt के रिस्पेक्ट में। तो साइन ओमेगा टी का dt के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी बाय क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, यही है। तो ये आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो ओमेगा इंटू एल क्या आ जाएगा, ओमेगा एल आ जाएगा। ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका। अब एक और काम करना होता है, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको साइन के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, किसके फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, साइन के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो साइन के फंक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप ऐसे समझ लो, कॉस थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ध्यान देना। कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो माइनस कर दें इधर भी और माइनस कर दें इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा जो होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये अगर हम देखें आपको पता होना चाहिए, साइन माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90। और थीटा हमारा ओमेगा टी होता है बेटा, थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो थीटा हमारा ओमेगा टी है, तो थीटा हमारा ओमेगा टी है, ठीक है, क्योंकि थीटा बाई टी जो था वो हमारा क्या था, ओमेगा था, तो थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी है। और ध्यान देना
हमें साइन के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90 साइन ओमेगा टी, क्योंकि बेटा साइन के रिस्पेक्ट में लिखना जरूरी है, तो साइन के रिस्पेक्ट में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें आ जाती, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये साइन के फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ गया, तो ये साइन के फंक्शन के रिस्पेक्ट में आ गया। ईएमएफ का फंक्शन देखते हैं, ये हम करंट का फंक्शन ले आए, ये हम किसका फंक्शन ले आए, ये करंट का फंक्शन ले आए। ठीक है, कि करंट जो है इंडक्टर के अंदर, प्योर इंडक्टर के अंदर करंट कैसे होगा, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा इस फंक्शन में। और ईएमएफ का जो फंक्शन चल रहा था वो कितना था, ईएमएफ कितना था, ई नोट साइन ओमेगा टी था, कितना था, ई नोट साइन ओमेगा टी था। ये आपका ईएमएफ का फंक्शन था, किसका फंक्शन था, ईएमएफ का फंक्शन था। चलो ठीक है, अब एक चीज समझते हैं बेटा, ओमेगा, अब देखो ये जो ई नोट बाय ओमेगा एल होता है, ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, ये क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये पूरा जो है आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो ई नोट बाय ओमेगा एल, इसी को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। ठीक है, तो यहां से थोड़ा एक चीज समझते हैं, यहां से आपको एक चीज समझ आ जाएगी। तो ई नोट बाय ओमेगा एल इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ई नोट बाय आई नोट इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। और ई नोट बाय आई नोट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन में पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये रिएक्टेंस होता है किसका, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल, क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल। तो इसको एक्सएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सएल बोलते हैं। ठीक है, एक्स मतलब क्या होता है, देखो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रिएक्टेंस है, ये दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से आया, तो इसे रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। और ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है, इसलिए इसे एक्सएल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, इंडक्टर के रिएक्टेंस को एक्सएल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कैपेसिटर के रिएक्टेंस को एक्ससी बोलते हैं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है, क्या होता है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। तो ई नोट बाय आई नोट आपका एक्सएल होता है, इसे रिएक्टेंस बोलते हैं। कौन सा रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और ये आएगा आपका ओमेगा एल, कितना आएगा, ओमेगा एल। तो ये आपका ओमेगा एल आ जाएगा, तो ये ओमेगा एल होता है, ये है। हमें एक और चीज पता है, जो ओमेगा होता है, ओमेगा आपका होता है 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू होता है, या हम ओमेगा को बोल सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा जो होता है वो हमारा 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी होता है, या हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सएल उस हिसाब से जो है वो कितना हो जाएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, ओमेगा की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टाइम पीरियड डाल दो, तो ये एक्सएल होता है 2 पाई एल बाई टाइम पीरियड। ये टी होता है टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आप ये भी डाल सकते थे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू भी डाल सकते थे, तो आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू भी डाल सकते हो। तो ये भी है, ये भी एक्सएल होता है, ये भी एक्सएल है। ठीक है, और अगर इनके बीच में आप ग्राफ भी बना सकते हो, तो हम इसके बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफ कैसे बना लेते हैं, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, तो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है भाई, वाई एक्सिस है। और मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और एक्सएल के बीच में। ठीक है, एक्स एक्सिस में तो फ्रीक्वेंसी ले ली, और वाई एक्सिस में क्या ले लिया, एक्सएल ले लिया। एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ले ली, वाई एक्सिस में क्या ले लिया, एक्सएल ले लिया। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो हमने देखा बेटा, पहले ही हमने देखा है कि जो एक्सएल होता है हमारा, वो ओमेगा एल होता है, वो हमारा ओमेगा एल होता है। और हमने एक चीज देखी कि ओमेगा एल है, और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई न्यू होता है, क्या है, 2 पाई न्यू है। और न्यू आप क्या कर सकते हो, न्यू बाहर ले लो आप, तो 2 पाई एल कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है। तो एक्सएल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के।
तो ये जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आ जाएगा, ये जो ग्राफ आएगा ये एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसमें एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एसी करंट या एसी वोल्टेज। एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसी वोल्टेज और एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या और अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ध्यान देना, वोल्टेज और करंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं। वो अलग बात है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या नहीं भी हो सकता। प्योर रजिस्टर में तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, पर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। करंट पीछे रह जाता है, लैग कर जाता है वोल्टेज से। ठीक है, यानी उनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। इसमें देख लेते हैं एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर था? एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से एक चीज आ जाएगी कि एक्सएल अपॉन में फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा 2 पाई एल। ये स्लोप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्लोप। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, वो स्लोप आपका जो होगा 2 पाई एल होगा, और वो कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और एल आपको पता है क्या है? एल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। आप ओमेगा के बीच भी ग्राफ बनाओगे तो भी सेम है। यानी अगर मैं एक्स एक्सिस में क्या रख दूंगा? अगर मैं एक्स एक्सिस में ओमेगा रख दूंगा, एक्स एक्सिस में क्या रख दूं मैं? ओमेगा रख दूं। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं ओमेगा ले लूं, एक्स एक्सिस में हम ओमेगा ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ओमेगा एल रहेगा। क्या रहेगा? ओमेगा एल रहेगा। तो ये ओमेगा एल रहेगा, यही है। तब क्या हो जाएगा? तब भी वही चीज है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा के, तो भी स्ट्रेट लाइन ही आता है, तो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो भी ये जो ग्राफ आएगा एक्सएल और ओमेगा के बीच में, ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू आपकी वैसी फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज में होती है या पर सेकंड में होती है। इसे साइकिल पर सेकंड सीपीएस या रिवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस भी बोलते हैं, पर सेकंड बोलो या हर्ट्ज बोलो। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेडियन पर सेकंड में होती है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेडियन पर सेकंड में होती है। तो उस हिसाब से जो ग्राफ आएगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बस यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सएल अपॉन में ओमेगा किसके बराबर होगा? एल, और ये आपका स्लोप होगा, ये आपका स्लोप होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो 2 पाई एल नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू होगी तो 2 पाई एल होगा, ओमेगा होगी तो स्लोप आपका क्या होगा? एल होगा, पर कांस्टेंट होगा। तब स्लोप आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। अगली चीज देखते हैं बेटा, यहां से हम एक चीज देखते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा होगा, तो बैक ईएमएफ ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो रिएक्टेंस आ रहा है वो बैक ईएमएफ की वजह से आ रहा है। और आपको पता है बेटा फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं एसी वोल्टेज या करंट की, तो टाइम पीरियड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज करेगा तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी है माइनस में, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइम पीरियड कम। फ्रीक्वेंसी आप सोर्स की इंक्रीज करोगे, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की इंक्रीज करोगे,
तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बैक ईएमएफ पे डिपेंड करता है, बैक ईएमएफ की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस है। बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से टाइम पीरियड कम हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बढ़ गया, बैक ईएमएफ बढ़ गया तो रिएक्टेंस बढ़ गया। अगर हम इन दोनों को अब कंपेयर करें तो ओमेगा एल आपका एक्सएल होता है, ओमेगा एल आपका एक्सएल होता है, ओमेगा एल एक्सएल होता है, और ई नोट बाय एक्सएल जो होता है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसको हम आई नोट बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। तो ये हमारा पीक वैल्यू ऑफ क्या हो गया, करंट हो जाएगा। और ये ईएमएफ, ईएमएफ और करंट सेम फेज में अब ऑसिलेट नहीं कर रहे, इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया, इनके बीच में क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया, तो इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस आ गया तो माइनस में फेज डिफरेंस है। तो थोड़ा और समझते हैं, ओमेगा टी जो होता है वो फाई होता है, ओमेगा टी जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है। तो ओमेगा टी आपका फाई है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा टी की जगह मैं फाई, सॉरी मैंने ओमेगा टी फाई लिख दिया, थीटा लिखना है। ओमेगा टी हमारा थीटा होता है, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो थीटा बाई टी होता है, ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। भाई एंगुलर वेलोसिटी ही बोलते हैं ओमेगा को, वैसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, पर यहाँ एसी है तो इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो थीटा बाई टी ओमेगा होता है, तो ओमेगा टी कितना होता है हमारा, थीटा होता है। तो ओमेगा टी को हम थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो साफ पता चल रहा है कि फेज में क्या हो गया, फेज में फर्क आ गया। ये साइन थीटा के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है और ये साइन थीटा माइनस 90 के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसको भी हम थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 90 अलग कर लेते हैं तो ये प्लस माइनस 90 ये आ गया हमारा। तो ये हमारा जो होता है ये माइनस 90 एक्चुअली क्या होता है, 90 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, 90 लिखो या पाई बाई 2 लिखो, रेडियन में लिखना है हमें, ठीक है। तो रेडियन में 90, तो ये माइनस 90 है। तो इसको हम जो बोलते हैं, ये हमारा जो होता है अगर हम देखें तो ये फाई होता है, ये फाई होता है, फाई हमारा माइनस 90 आ गया, फाई हमारा जो आ गया वो माइनस 90 आ गया, तो ये माइनस 95 आ गया। तो ये फाई हमारा फेज डिफरेंस होता है किसके बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। देखो रजिस्टर में ये फेज डिफरेंस 0 था, रजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं थी, रजिस्टर में ये फेज डिफरेंस 0 था। अगर रजिस्टर होता तो ये साइन थीटा ही था, तो ई इक्वल टू ई नोट साइन थीटा था, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन थीटा था, ई इक्वल टू ई नोट साइन थीटा था, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन थीटा था। तो दोनों सेम फेज में क्या कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे, तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे थे। तो दोनों एकदम साथ साथ क्या करते हैं बेटा, ऑसिलेट करते हैं, दोनों साथ साथ ऑसिलेट करते हैं। ये ईएमएफ के लिए बना दिया मैंने, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। तो करंट ऐसे साथ साथ ऑसिलेट करेगा, ईएमएफ इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, ईएमएफ डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। यानी दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं बेटा, ऑसिलेट कर रहे हैं। जब ईएमएफ 0 करंट 0, ईएमएफ बढ़ने लगा करंट बढ़ने लगा, ईएमएफ मैक्सिमम हो गया करंट मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ डिक्रीज करेगा करंट डिक्रीज करेगा, ईएमएफ वापस 0 करंट वापस 0, ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी में इंक्रीज करेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो हो जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी में ईएमएफ मैक्सिमम हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट करेंगे, तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं, साथ साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ साथ मिनिमम हो रहे हैं, साथ साथ जीरो हो रहे हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं, साथ साथ घट रहे हैं, साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ जीरो, इस तरीके से चल रहा है। मिनिमम वैल्यू वही 0 है। तो समझो ये आपका करंट है और ये आपका ईएमएफ है, या ये आपका ईएमएफ है और ये आपका करंट है, तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। जब ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है तभी करंट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी ऐसे नहीं है ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है उसके बाद करंट इंक्रीज करेगा, दोनों साथ साथ ईएमएफ और करंट साथ साथ इंक्रीज करेंगे, साथ साथ फिर डिक्रीज करेंगे, 0 हो जाएंगे, फिर अपोजिट पोलैरिटी में साथ साथ इंक्रीज करेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, ऐसे साथ साथ ऑसिलेट करेंगे। समझो 2 झूले में बच्चे बैठे हैं,
एक ईएमएफ है और एक करंट है, और दोनों साथ साथ आगे जा रहे हैं, साथ साथ पीछे आ रहे हैं, साथ साथ आगे जा रहे हैं, साथ साथ पीछे आ रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो सेम फेज में ऑसिलेट करता है रजिस्टर में, वहां फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज जीरो होता है। पर हम तो इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर में ऐसा नहीं हुआ। इंडक्टर में हमने निकाला करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आ गया। इसे वोल्टेज भी बोल सकते हैं आप, इसे वी नोट, और इसे क्या बोल सकते हो, वी भी बोल सकते हो। इसको वी नोट बोल दो और इसको क्या बोल सकते हो आप, वी भी बोल सकते हो, या इसको ई नोट बोल दो और इसको क्या बोल दो, ई बोल दो। तो यहाँ फेज डिफरेंस आ गया, कितना फेज डिफरेंस आ गया, थीटा प्लस फाइव फेज डिफरेंस आ गया, 5 फेज डिफरेंस है। लेकिन नेगेटिव फेज डिफरेंस आया। नेगेटिव फेज डिफरेंस का मतलब है करंट पीछे रह गया भाई, करंट पीछे रह गया ग्रो करने में, यानी ईएमएफ आगे निकल गया और करंट पीछे रह गया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया। तो साथ साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो इनका अगर ग्राफिकल डायग्राम देखोगे, तो इनका जो ग्राफिकल डायग्राम देखोगे तो ऐसे है। ईएमएफ का तो ऐसे चल रहा था, ये ईएमएफ का है मान लो। तो देखो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है ई नोट, ये आपका टाइम है, और ये क्या है, ईएमएफ है। तो करंट जो होता है ऐसे नहीं होता, करंट पीछे रह जाता है जब ईएमएफ इंक्रीज कर रहा होता है। हाँ हाँ बेटा, सर हेलो, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। पूरा बोर्ड नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आ रहा है, अब आ गया सर। ठीक यस है। सर। अब देखो इधर, तो ईएमएफ जो होता है वो देखते हैं हम। तो ईएमएफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से ईएमएफ चल रहा है। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है साइन के फंक्शन में। तो करंट क्या होगा, करंट ऐसे नहीं होगा, करंट लैग कर जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा। जब ईएमएफ इंक्रीज करके मैक्सिमम हो गया तब तक तो करंट जीरो ही था, और जब ईएमएफ डिक्रीज करने लग रहा है तब करंट इंक्रीज करने लग रहा है, और जब ईएमएफ जीरो हो गया तब करंट मैक्सिमम हुआ है, तब करंट मैक्सिमम हुआ है। तो देखो क्या हो गया, फेज डिफरेंस ही आ गया दोनों के बीच। जब ईएमएफ इंक्रीज कर रहा था तब करंट नहीं इंक्रीज कर रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है, तब इंक्रीज नहीं कर रहा था। जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया तब करंट ने इंक्रीज करना शुरू किया, और जब करंट, उसके बाद जब करंट इंक्रीज कर रहा है तब ईएमएफ डिक्रीज कर रहा है, जब ईएमएफ डिक्रीज करके जीरो हो गया तब करंट इंक्रीज करके मैक्सिमम हुआ है। इस तरीके से चलेगा। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ गया। करंट लैग कर जाता है, किससे लैग कर जाता है, करंट, करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर जाता है। कितना लैग कर जाता है, 90 लैग कर जाता है। 90 मतलब π/2, तो π/2 लैग कर जाता है वो। तो हम π/2 ही लिख देते हैं, माइनस में आता है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 5, नहीं तो लिख ही दो सीधा, -90 था ना, तो -90 को हम क्या लिख देते हैं, -π/2 लिख देते हैं। ठीक है, और थीटा हमारा क्या रहता है, ओमेगा टी रहता है। तो थीटा हमारा क्या रहता है, ओमेगा टी रहता है। तो ये फंक्शन आ गया इसका। ऐसे ही हम प्योर कैपेसिटर का भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम अगली क्लास जब होगी तब उसमें फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, पर अभी कैपेसिटर का देख लेते हैं जल्दी से। प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं अब, जल्दी से प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर की बात करते हैं, थर्ड है ये। तो अगर कैपेसिटर होगा तो वहां थोड़ा समझने वाली बात होती है। कैपेसिटर कई टाइप के होते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट है, ये हमारी एक पैरेलल प्लेट है, ये भी एक हमारी पैरेलल प्लेट है, तो ये भी हमारी एक पैरेलल प्लेट है। दो ऐसे पैरेलल प्लेट रखी हुई है। तो एक पैरेलल प्लेट है, दूसरी पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो दो पैरेलल प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो दो पैरेलल प्लेट रखी हुई है, दो पैरेलल प्लेट रखी हुई है। पैरेलल प्लेट में देखो क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है, कोई भी बॉडी अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकती है, तो कैपेसिटर भी अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता है। एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी तो एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये डीसी पे डिपेंड करता है। अगर मैं डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूं इसको, मान लिया मैंने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो होगा क्या,
कि ये एक प्लेट जो है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस पे भी क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पे भी क्यू चार्ज आ जाएगा, दोनों पे चार्ज सेम आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, पर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कैपेसिटर में जीरो होता है, टोटल चार्ज कैपेसिटर में क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज कैपेसिटर में जीरो होगा अगर डीसी सोर्स है। अब एसी सोर्स है तो थोड़ा देखने वाली बात है, एसी में थोड़ा उल्टा होता है। एसी में क्या होता है, एसी अपनी पोलैरिटी बदलता रहता है। तो मान लो ये अभी पॉजिटिव पोलैरिटी है तो नेगेटिव पोलैरिटी है, तो इसमें चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इसमें भी चार्ज इंक्रीज करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये अपनी पोलैरिटी बदल लेगा, तो चार्ज डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, इसमें भी चार्ज डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और फिर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होने लगेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, फिर कैपेसिटर, फिर सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, तो फिर ये प्लेट फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, ये प्लेट पे फिर से चार्ज जीरो हो जाएगा, इस पे भी जीरो हो जाएगा, और फिर से प्लेट चार्ज होने लगेंगी। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होना शुरू करेगी और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होना शुरू करेगी। तो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होना शुरू करेगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब एसी सोर्स में कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनमें चार्ज क्या करता है, वो उसमें चार्ज इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होता है, फिर वो डिक्रीज करता है, मिनिमम होता है, फिर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज फिर इंक्रीज करता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज करता है। यानी कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर उसके अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, चलता रहता है खेल। ठीक है, तो कैपेसिटर के पे टोटल चार्ज तो जीरो होता है, पर किसी एक प्लेट पे जो चार्ज है, कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज होगा, कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होगा, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कैपेसिटर पे जीरो होता है। तो टोटल चार्ज कैपेसिटर पे जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। पर किसी एक प्लेट की चार्ज की बात करें तो चार्ज कैपेसिटर पे क्यू होता है, और उसका कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो सी होता है। सी आप उसका क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है। तो सी जो होता है वो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और क्यू होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। किसी एक प्लेट पे जो चार्ज होता है कैपेसिटर में उसकी बात। और ये आपका एसी सोर्स है, ये आपका एसी सोर्स है, तो ये आपका एसी सोर्स है। तो अब अगर हम एक चीज देखें बेटा, तो एसी सोर्स का अपना कोई वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज होगा, वोल्टेज का हो या ईएमएफ बोलो, कुछ भी बोलो, चाहे वोल्टेज बोलो चाहे क्या बोलो, ईएमएफ बोलो, वोल्टेज बोल लेते हैं अभी, बाद में ईएमएफ कर लेंगे। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज आ जाएगा जितना सोर्स का होता है, वो चार्ज होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो उस तरीके से है। वैसे तो हर समय चार्ज बदल रहा है, तो हर समय वोल्टेज भी कैपेसिटर पे क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। किसी कैपेसिटेंस कभी नहीं बदलता, कैपेसिटर का कभी भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चार्ज जो होता है यानी जो पोटेंशियल होता है कैपेसिटर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाते जाओगे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज घटाते जाओगे कैपेसिटर का वोल्टेज कम होता चला जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहना है। किसी टाइम इंस्टेंट पे सोर्स का जो है वोल्टेज, मान लो कि एट एनी टाइम इंस्टेंट, या किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात करें, ठीक है, किसी पल की बात करें, किसी पल यानी हर पल तो एसी की वोल्टेज चेंज हो रही है भाई, क्योंकि अल्टरनेटिंग क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, और वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। हर पल जो होता है वो क्या करता है बेटा, सोर्स का ईएमएफ बदलता रहता है, यानी वोल्टेज बदलती रहती है। तो हमेशा सोर्स की वोल्टेज क्या करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो
किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या मान ले, 2 पल के लिए कांस्टेंट मान ले, किसी पल के लिए, हर पल तो वोल्टेज बदल ही रही है, पर किसी पल तो कांस्टेंट है, यानी हर एक टाइम इंस्टेंट पे वोल्टेज चेंज हो रही है, पर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे तो वोल्टेज क्या है, जो है वो कांस्टेंट है। उस टाइम इंस्टेंट पे कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज किया हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वी होगी। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वी होगी, और एसी सोर्स की वोल्टेज भी वी होगी। ये हमारा सोर्स था, कौन सा सोर्स था, एसी सोर्स था। हमें एक चीज पता है, जो वोल्टेज होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो सोर्स की होती है, वो होती है वी नोट साइन ओमेगा टी, वी नोट साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब यहां हम एक चीज देखते हैं बेटा, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो वोल्टेज जो कैपेसिटर का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के है, तो इक्वालिटी लगाते हैं, तो कांस्टेंट लगाते हैं सी, और सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां से एक चीज निकाल सकते हैं हम कि Q इक्वल टू CV होता है, तो CV इक्वल टू क्या आएगा आपका, Q आएगा, CV इक्वल टू Q आ गया, यानी CV इक्वल टू क्या आ गया आपका, Q आ गया। तो CV इक्वल टू क्या है हमारा, Q आ गया। तो यहां से एक चीज देखते हैं, V कितना आ जाएगा, Q बाय C आ जाएगा। तो V कितना आ जाएगा, Q बाय C आ जाएगा, और V इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो अब ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने आपको बताया वोल्टेज को ही हम ईएमएफ बोल रहे हैं, तो ईएमएफ बोल लो, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, तब इसको ई नोट बोल देते हैं। तो ये भी हमारा वोल्टेज मतलब ईएमएफ ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है ये ईएमएफ ही हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसके बराबर होता है, Q बाय C होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ किसके बराबर होता है, Q बाय C होता है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूं मैं, E की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, तो E की वैल्यू कितनी आ रही है, Q बाय C आ रही है, कितनी आ रही है, Q बाय C आ रही है। तो यहां से Q कितना मिल जाएगा, Q मिल जाएगा E नोट C साइन ओमेगा टी, ऐसे समझ लो। हमने देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। जो वोल्टेज होती है वो चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस होती है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस है। और वी नोट बोलो या ई नोट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वोल्टेज बोलो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोल दो, ये आ गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये ई नोट आ गया, और C इधर आ जाएगा, तो E नोट इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो E नोट इंटू क्या हो गया, C आ गया। तो Q इक्वल टू E नोट C साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या होता है सर्किट में, भाई करंट तो होगा ना, सर्किट में करंट होगा। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होती है वो क्या होती है, dq बाई dt होता है। क्या होता है, dq बाई dt होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। क्योंकि चार्ज इसमें क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। हर पल क्या कर रहा है बेटा, हर पल कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बदल रहा है, तो हर पल क्या हो रहा है, करंट भी बदल रहा है, ठीक है। तो चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वैसे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। तो dq बाई dt आपका होता है, ये कैपेसिटर है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, तो इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स। तो Q इक्वल टू क्या है, E नोट C साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो d बाई डी टी, इधर भी क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, यही आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा, इसको तब क्या लिखेंगे, ये तो आ गया आपका dq बाई डी टी, ये क्या आ गया, dq बाई डी टी, तो ये dq बाई डी टी आ गया। और इसमें देखो ये क्या है, d बाई डी टी,
और कितना आ गया ई नोट सी साइन ओमेगा टी डी क्यू बाई डी टी, और ये आया आपका डी बाई डी टी, और क्या आ गया ई नोट सी साइन ओमेगा टी। डी क्यू बाई डी टी आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है, तो यही आपका आई होता है। तो ये आपका आई है, डी क्यू बाई डी टी ही आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हो गया। तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन ओमेगा टी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका ई नोट सी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, किसका, साइन ओमेगा टी का, ये आपका होता है बेटा, ध्यान देना, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है ये हो जाएगा आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ई नोट ओमेगा इंटू सी, ओमेगा सी, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। यहां तक आ गया आपका। तो हमारा मिल गया आई, कितना मिल गया हमारा, हमने देखा जो हमारा आई है वो हमारा मिला है ई नोट ओमेगा सी, और ये मिला कॉस ओमेगा टी, ये मिल गया। दो पल के लिए समझते हैं। सोर्स की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो थी वो कितनी थी, ई नोट साइन ओमेगा टी थी। कितनी थी, ई नोट साइन ओमेगा टी थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि ओमेगा टी जो होता है वो आपका थीटा होता है। तो आप दो पल के लिए इसे थीटा ले लो, इसको भी आप थीटा ले लो, कॉस ओमेगा टी को कॉस थीटा ले लो, ये आ गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, भाई ये साइन के फंक्शन में है ईएमएफ, तो करंट किस में होना चाहिए, करंट साइन के फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो साइन के तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे, ईएमएफ और करंट के बीच के ऑसिलेशन का कंपैरिजन हो पाएगा, और तभी हम उसके बीच में पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस देख पाएंगे, फेज डिफरेंस देख पाएंगे। फेज डिफरेंस देखते हैं कितना होता है, तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, या ऐसे लिख लो साइन थीटा प्लस 90, साइन थीटा प्लस 90, ये आपका कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है साइन थीटा प्लस 90, तो कॉस थीटा की जगह हम डाल देंगे साइन थीटा प्लस 90, साइन थीटा प्लस 90 डाल दिया हमने, ठीक है, साइन थीटा प्लस 90 डाल दिया है अब हमने, ठीक है। और ये आपका हो गया। अब देखो यहीं से अब हम कंपेयर करते हैं, ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है, तो ई नोट ओमेगा सी आपका हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो आ जाएगा, तो ई नोट बाय आई नोट, ऐसे समझ लो, ई नोट ओमेगा सी, ये पूरा ई नोट ओमेगा सी क्या था आपका, पीक वैल्यू ऑफ करंट था। तो ये इसके अपोन में चला जाएगा, अपोन में ओमेगा सी, तो ये आपका आ जाएगा ई नोट बाय आई नोट इक्वल टू क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। और ई नोट बाय आई नोट ही रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर का। क्या होता है, रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर का। भाई आप याद करो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वो अलग बात है कि वोल्टेज को हम ईएमएफ बोल रहे हैं, तो ईएमएफ बोल दो, ईएमएफ बाय करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ पीक वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर रेजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा तो रिएक्टेंस के बराबर होगा, एक्सएल के बराबर होगा, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं एक्सएल। और कैपेसिटर होगा तो एक्ससी के बराबर होगा, इसे बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस।
तो ई नोट बाय आई नोट आपका एक्सी होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो ये आपका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हो जाता है 1 बाय ओमेगा सी। क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी आपका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। तो ये ई नोट ओमेगा सी को हम क्या बोल देंगे? आई नोट बोल देंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल देंगे। तो ये आ गया आपका। इसमें देखो करंट जो है फेज में आगे निकल जाता है, किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? ईएमएफ के कंपैरिजन में आगे चला गया। देख लेते हैं इसको, अभी सोर्स हटा ही देता हूं। ये देखो क्या हो गया, जो ईएमएफ था वो E इक्वल टू कितना था? ई नोट साइन ओमेगा टी था, और करंट आपका था आई नोट साइन, वो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी थीटा ही होता है, तो ई नोट साइन थीटा, और करंट होता है I इक्वल टू आई नोट साइन थीटा प्लस 90। थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा आपको पता है ओमेगा टी होता है, तो थीटा आपका ओमेगा टी होता है। तो कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में? कितना फेज डिफरेंस? ये थीटा था साइन थीटा, ये भी थीटा था, तो कितना आगे हो गया बेटा? जो करंट है वो ईएमएफ से आगे निकल गया फेज में। कितना आगे निकल गया? 90 आगे निकल गया। तो 90 मतलब पाई बाय 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पाई बाय 2 बोल देते हैं। तो फेज डिफरेंस जो आ जाएगा, फाई जो आ जाएगा, इसमें भी जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, इसमें जो फेज डिफरेंस आ गया, फाई जो फेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 90 आ गया, यानी पाई बाय 2 आ गया। और करंट ना, करंट लीड कर जाएगा किससे? वोल्टेज से। करंट वोल्टेज से क्या कर जाएगा? लीड कर जाएगा। ठीक है। और थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है, ये ओमेगा टी है, ये भी क्या रहेगा? ओमेगा टी रहेगा। ये है आपका। ठीक है। तो इसमें आगे निकल जाए, साथ साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे। इसमें भी फेज डिफरेंस होगा कितने का? 90 का, यानी पाई बाय 2 का। लेकिन करंट इसमें लीड करेगा वोल्टेज से, करंट आगे हो जाएगा 90 फेज डिफरेंस में वोल्टेज से। इधर देख लेते हैं, इधर अगर हम देखें तो हमने देखा जो आया, तो ई नोट बाय आई नोट जो हो जाएगा वो 1 बाय ओमेगा सी है, और 1 बाय ओमेगा सी यहाँ जो होता है वो एक्सी होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और इंडक्टिव कह रहा है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। तो ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। तो ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस सॉरी। अगला देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, इसमें करंट और वोल्टेज का थोड़ा अलग चलता रहता है। ठीक है। उस हिसाब से तो फेज का फर्क रहता है करंट और वोल्टेज का। तो इसमें करंट और वोल्टेज का जो फेज में फर्क रहेगा वो देख लेते हैं। ये ईएमएफ है, तो ये ईएमएफ है, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगी। तो जो करंट होगा वो उसी इस हिसाब से, अब अगर हम देखें तो जो ये चलेगा आपका, ये तो ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ का ग्राफ है, यानी ये ईएमएफ एंड करंट दोनों का साइमल्टेनियस बना रहा हूं। ईएमएफ एंड करंट दोनों का साथ साथ बना रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे है, अपोजिट पोलैरिटी में बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखो, तो जब ईएमएफ 0 है तब करंट मैक्सिमम है अपोजिट पोलैरिटी में, मैक्सिमम है अपोजिट पोलैरिटी में। जब ईएमएफ इंक्रीज करने लगा तो करंट डिक्रीज करने लगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया तो करंट 0 हो गया। फिर ईएमएफ डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब ईएमएफ 0 हो गया तो करंट क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा, यानी जब ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, जब करंट 0 तो ईएमएफ मैक्सिमम। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा, और फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 90 का दोनों के बीच में क्या रहेगा? फेज डिफरेंस रहेगा। फेजर डायग्राम हम अगली क्लास में करेंगे, तो फेजर डायग्राम हमें अगली क्लास में करना है। ठीक है बेटा। तो मैं आज इतना ही ले रहा हूं, तो मैं मीटिंग अब एंड कर दे रहा हूं। ठीक है। फेजर डायग्राम मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है। वो ज्यादा जरूरी है, उसी पे पूरा टॉपिक है ये, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्लास एंड कर दे रहा हूँ।